हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मोहतसिम एंड प्रीशे हनीमून स्पेशल। घर आकर उसे वही मंजर मिला जिसकी उसे तवक्को थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक अपने पीछे से किसी की मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने डर कर पीछे देखा। आपने तो डरा दिया मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो कस्बा? मैं आपके लिए खाना बना रही थी। आपने बस फ्लैट में खाना खाया था, रात को भी कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा था तो तुम तैयार क्यों नहीं हुए? वो आपने गलत चीज़ भिजवा दी थी। उसने नज़रें झुकाकर कहा। नहीं, मैंने वही चीज़ भिजवाई थी जो तुमने पहनी नहीं। चलो मैं पहनाता हूँ। उसका हाथ पकड़कर असीम उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। जब कस्मा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लिया, जिस पर असीम ने गुड़ को उसको देखा। आप पहले खाना खा लें। वो खाने की डिश उठाकर टेबल की तरफ लेकर जाने लगी, लेकिन असीम उसके हाथ से वो डिश ले चुका था। उसने डिश स्लैब पर रखी और उसमें मौजूद खाना निकाला और उसे खाने के चंद दवाले लेकर कस्बा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर जाने लगा। शाह, मुझे नीचे उतारें, खाना तो खा लें। मैं खा चुका हूँ। कोई नहीं खाया, बस जल्दी जल्दी चंद दवाले मुंह में डाल लिए। चुप करो, मुझे तुम पर पहले ही गुस्सा आ रहा है। जब मैंने कहा था तो तुम तैयार क्यों नहीं हुए? मैं भला वो कैसे पहन सकती हूँ? उसके कहने के अंदाज पर असीम को बेसाता हंसी आ गई। हाँ, तुम उसे नहीं पहन सकती, लेकिन मैं तो पहना सकता हूँ ना। कमरे में लाकर उसने कस्बा को नीचे उतारा। जो नाइटी उसने भेजी थी वो बाग स्मिथ बेड पर रखी हुई थी। उसे नाइटी उठाकर कस्बा का हाथ थामकर उसे अपने जानम खींचा और उसके गले में मुझे दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पहननी। लेकिन मुझे तुम्हें इसमें देखना है तो आप खुद पहन लें। उसे तब का कहा, लेकिन असीम ने बिना कोई जवाब दिए उसके कंधे से शर्ट सरका कर वहां अपने लब रख दिए। अपने शोहर के इरादे देखकर कस्मा ने जल्दी से उसके हाथ से नाइटी ली। मैं खुद पहन लूंगी, कपकपाते लहजे में कहकर वो तेज से वॉशरूम में भागे। कस्बा, क्या तुम अंदर पहाड़ तोड़ रही हो? 15 मिनट बाद भी जब वो बाहर ना निकली तो असीम ने झंझलाक कर दरवाजे पर दस्तक की। आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में, 2 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। उसके कहने पर वो गहरी गहरी सांस लेती आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पता था अगर बाहर नहीं निकली तो असीम अपनी बात पर अमल भी कर लेगा। असीम की नजरें उस पर पड़ते ही पलटना बोल गई थी। सिल्क की ब्लैक नाइटी उसके घुटनों से भी ऊपर तक जा रही थी। कांधों पर ब्रिक सी पट्टी थी और उसका चांदनी जैसा वजूद इस ब्लैक नाइटी में दमक रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। जो घबराई हुई नजरें झुकाए खड़ी थी, उस नाइटी को खींचकर लंबा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी कमर में हाथ डालकर असीम ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपने देख लिया ना मुझे, तो मैं अब चेंज कर लूं? नहीं, पहले मुझे बताने तो दो कि तुम कितनी हसीन लग रही हो। गंभीर लहजे में कहकर उसने कस्बा के दिल के मुकाम पर अपने लब रख दिया, जिस पर उसने साथी से अपनी आंखें मीच ली। उसके सुरह गाल मजीद सुर हो चुके थे। उसे अपनी गोद में उठाकर असीम ने उसे बेड पर लटाया, उसके लबों पर झुककर उसके घबराते हुए वजूद को खुद में समेट लिया। अपनी कैफियत को देखते हुए उसने दवाई खा ली थी। सर में दर्द के साथ साथ उसे बुखार भी हो चुका था, जो कि इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं थी। दवाई खाकर वो दोबारा लेट गई। जब मैसेज रिंग ट्यून बजी, उसने करवट लेकर देखा। वो रिंग ट्यून मुतसिम के मोबाइल पर बजी थी। उसने एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, जहाँ पर वो बात लेने गया था, और फिर उसका मोबाइल उठाकर देखने लगी। मोबाइल खोलते ही उसे मैसेज नजर आ गया, जो जासमीन की तरफ से आया हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ था, सी यू टू नाइट एट द पार्टी एट 8 PM. I am very excited to meet you, Sam. उसने आंखें छोटी करके इस मैसेज को घूरा, जैसे मैसेज को नहीं, उसे करने वाली लड़की को घूर रही हो। उसने मुझे फोर्स नहीं, वरना वो हर बार में मुझे फोर्स करता है। कहीं मुझे पार्टी का क्या कर उस जासमीर से मिलना तो नहीं जा रहा? वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रही थी। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला, उसने नजर उठाकर उसको देखा, जहाँ उसने डार्क ब्लू जींस के साथ ही सिंपल सी व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी। गिल्ली बाल माथे पर बिखरे पड़े हुए थे, जबकि पीछे गड्ढे से लेकर दोनों कांधों पर तौलिया डाला हुआ था। क्या हुआ? किसी का फोन आया था? उसके हाथ में अपना फोन देखकर उसने पूछा। हाँ, किसी जासमीन का मैसेज आया था। उसने जासमीन को खींच कर कहा। अच्छा, लाओ दिखाओ मुझे। उसने नोट किया था कि जासमीन का नाम लेते ही मुतसिम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। नहीं दिखा रही। मेरे ख्याल से उसने गलत जगह मैसेज कर दिया। मैंने मैसेज पढ़ा था, उसमें सैम लिखा हुआ था। उससे मेरा नाम नहीं लिया जाता। वो कहती है मेरा नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए वो मुझे सैम बुलाती है। उसके हाथ से अपना मोबाइल लेकर वो कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर मुड़कर प्रीशा को देखा।
कराची ही सही, हनी मून पर तो आए हैं ना, तो मैं कल तुम्हें घुमाने लेकर चलूंगा जहाँ तुम चाहो। वो अपनी बैग कार के वो अपने कमरे से चला गया था, जबकि वो तो बस हैरत से उसे जाता हुआ देखे थे। उससे अब मुतसिम की आवाज आ रही थी, जो यकीनन फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे पता था कि वो फोन पर इस जासमीन से ही बात कर रहा होगा। अच्छा, तो इसलिए फोर्स नहीं किया मुझे चलने के लिए, लेकिन अब मैं भी जाऊंगी और जाकर देखूंगी इस आला दिन की जासमीन में भला क्या है, कैसी है जिससे इतने हंस हंस कर बातें हो रही हैं। उसने गुस्से से कहा, क्योंकि मुतसिम का क्या कब उस बंद कमरे में भी आराम से सुन रहे थे। वो सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी ये उसे नहीं पता था, लेकिन उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से वो दोबारा कमरे में तैयार होने चला गया। मुकम्मल तैयार होकर जब वो कमरे से निकला तो बाहर का मंजर बहुत ही मुख्तलिफ था, जहाँ पर उसकी बीवी रेड कलर की सिंपल लॉन्ग फ्रॉक पहने सोफे पर बैठी अपने पैरों में हाई हील पहन रहे थे। वो कब उठी, कब इतनी जल्दी तैयार हुई, उसे पता नहीं चला और वो पता करना भी नहीं चाहता था। उसकी नजर तो बस इस वक्त अपनी तैयारशुदा बीवी पर जमी हुई थी। उसने रेड फ्रॉक के साथ ही डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसकी हील रेड कलर के थे। उसके इयररिंग्स में भी गोल्डन और रेड कलर आ था। वो जानता था उसकी बीवी को रेड कलर बेहद पसंद है। उसके वार्डरोब में आधे कपड़े रेड कलर के ही भरे हुए थे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पैन की दोनों जेबों में हाथ डाले वो उसके करीब आया, जिस पर उसने नजर उठाकर उसको देखा, अपनी जगह से उठी, लेकिन उठते ही कदम लड़खड़ाए, जिस पर उसने गिरने से पहले मुतसिम उसके कलाई पकड़ चुका था। मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जा रही हूँ, तुम्हें बाहर हो रहा है। उसकी फिक्रमंदी से पहले उसके माथे पर गर्दन को छुआ, जो कि गर्म हो रही। मुझे कुछ नहीं हो रहा है और कब से हो रहा है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कहीं नहीं जा रहे, हदमी लहजे में कहते वो अपनी टाई ढील करने लगा। मतलब जाना कैंसिल? तुम नहीं जाओ, मैं फिर भी जाऊंगी। मुझे पता है कौन से होटल में जाना है। उसने जल्दी से कहा। उसे वहां पर जाना था, उस आला दिन की जासमी को देखना था। कल तो तुम राजी नहीं थी। हाँ तो अब राजी हो ना, चलो। कहते हुए वो बाहर जाने लगे, जब कदम एक बार फिर से लड़खड़ाए, लेकिन उसे बर्बाद खुद को संभाल लिया। उसने पहली बार इतनी हाई हील पहनी थी। उतारो उसे, मुतसिम ने उसकी हील को देते हुए कहा, जिस पर उसका मुंह बांध चुका था। क्यों उतारो? अगर जाना है तो उसे उतारो, वरना यहीं पर रहो। उसके कहने पर प्रीचर ने मुंह बनाकर अपनी हील उतारी और कमरे में चेंज करने के लिए चले गए। 2 मिनट में ही उसकी वापसी हो गई थी। अब उसने रेड कलर की नाजुक सी स्लीपर पहनी थी, जिस पर लगे हुए छोटे छोटे सफेद मोती चमक रहे थे। वो उसे सबसे मिलवा रहा था और यहाँ के लोग उसे मिसिस शाह कहकर जो इज्जत दे रहे थे, उसे उसे अलग रहा था कि इतनी इज्जत तो शायद उसे कभी अपने घर पर नहीं मिली। जिस जासमीन के लिए वो यहाँ पर आई थी उसे भी मिल चुकी थी। वो एक शादीशुदा औरत थी, जो कि मुतसिम की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने अपने आप को मलामत की कि वो जैसा सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं था। जासमीन उसे काफी खुशदिली से मिलती, उसमें कोई शक नहीं था कि वो गोल्डन बालों वाली जासमीन वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। वो 30 साल की थी, ये बात उसे मुतसिम ने बताई थी, जिसे जानकर उसे बहुत ही हैरत हुई थी, क्योंकि वो 22-23 साल से कम नहीं लग रहे थे। खड़े खड़े उसकी टांगें दर्द करने लगी थी। अच्छा था जो मुतसिम उसे हील नहीं पहनने दी थी, वरना इसमें तो चला भी नहीं जाना था। वो एक तरफ जाकर बैठ गई। बोरियत से बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था वक्त कितना रुक रुक कर चल रहा है। लेकिन ये बात वो मुतसिम को नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जबरदस्ती खुद यहाँ पर आई थी। उसे पता था उसके कहने पर मुतसिम पार्टी छोड़कर उसे घर ले जाएगा, लेकिन वो अपनी वजह से उसकी यह पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। उसे मुतसिम की तरफ देखा, जिसके साथ अब वो कोई लड़की खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी थी, जिसकी हाफ स्लीव्स थी। बाजू का जोड़ा बनाने के बाद बैग पूरी तरह से नजर थे, और वो हंस हंस का मुतसिम के कंधे पर बार बार हाथ रख करती, तो कभी खुद उसका हाथ पकड़ लेते, जिसके मुस्कुराते वो नामहसूस अंदाज में छुड़ा लेता। गुस्से से उसने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। गुस्सा किस बात का था उसे नहीं पता था। शायद इस बात का कि कोई गैर लड़की इतने बेतकल्लफ होकर उसके छोर के साथ खड़े थे और बार बार उसको छू रही थी। उसे नहीं याद पड़ता उसने कभी ऐसे मुतसिम को छुआ। गुस्से से अपनी जगह से उठी और होटल से बाहर चले गई। कहाँ जाना था उसे नहीं पता था, बस उसे घुटन ज़दा माहौल में नहीं रहना था। उस लड़की के जाते ही मुतसिम ने गहरा सांस लिया। उसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उसे बर्दाश्त करता सिर्फ उसके बाप की वजह से, जिससे उसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे, और वो ये ताल्लुकात इस फजूल लड़की की वजह से हड़प नहीं कर सकता था। उसने नजर दुराकर अपनी बीवी को तलाश किया, लेकिन उसे ना पाकर उसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। उसे मेहमानों के बीच हर तरफ से उसे देखा था, लेकिन वो वहां पर नहीं थी, और ये बात उसे काफी परेशान कर चुके थे। बिना कुछ सोचे वो बाहर की तरफ गया था, जहाँ पर तेज बारिश हो रही थी। वो बाहर क्यों गई होगी, और वो भी इतनी तेज बारिश में? उसे खुद को तसल्ली दी शायद वो अंदर ही हो, इसलिए उसने अंदर जाकर दोबारा से तलाश किया, लेकिन उसे नहीं मिलना था, क्योंकि वो वहां पर थी ही नहीं।
وہ واپس باہر کی طرف بھاگا۔ کیا یہاں سے کوئی لڑکی گئی ہے؟ اس نے ریڈ فراک پہنی ہوئی تھی۔ جی سر، 2 گئی تھی، ایک نے ریڈ فراک پہنی تھی اور دوسری نے ریڈ ساڑی۔ جس نے ریڈ فراک پہنی تھی وہ کس طرف گئی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر گارڈ نے اسے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ لڑکی کس طرف گئی ہے۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ اپنی گاڑی نکال کر کی طرف گیا تھا جہاں پر گارڈ نے اشارہ کیا تھا۔ تیز بارش میں وہ پورنا سے بھیگ چکی تھی۔ پہاڑ تو پہلے ہی ہو رہا تھا لیکن اب مزید بڑھ چکا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اچھے سے خود پر اوڑھ لیا تاکہ سردی سے بچ سکے، لیکن یہ کوشش ناکام ٹھہری۔ گھر ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہوٹل سے نکلتے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اب جیسے ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ سردی اتنی لگ رہی تھی کہ مزید قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کب ایک گاڑی اس کے قریب آ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو بیوقوف لڑکی، دماغ درست تھا تمہارا؟ متسم نے اسے کونے سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چلو میرے ساتھ، تم ہوٹل سے کیوں نکلی تھی؟ پتا ہے نا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اس بارش میں بھیگ رہی ہو۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی ایک کمزور سی کوشش کی، لیکن بنا اس کی کچھ سننے میں متسم نے اسے گاڑی میں ڈال دیا اور خود آ کر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا۔ خود ڈاکٹر ہو کر تم اپنا حیا نہیں رکھ سکتی، اسے ساتھی سے اسے دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ پھر چونک گیا۔ پڑی؟ اس کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس کی حالت متسم کو پریشان کر چکی تھی۔ اس نے گاڑی تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھائی۔ اس نے گھر کا لاک کھولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ جو پہلا کام اس نے کیا تھا وہ ڈائریکٹر کو فون تھا۔ ہیلو متسم، کیسی ہو؟ فیروز پلیز گھر آؤ، میری وائف کو بہت تیز بخار ہے، تم اسے چیک کرو، میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ میں نہیں آ سکتا متسم، میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں۔ تو میں کیا کروں، ہاسپٹل لے چلوں؟ اس نے پریشان سے کہا۔ اس وقت اسے کیا کرنا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ نہیں، تمہارے گھر سے ہاسپٹل کافی دور ہے، لے جاتے ہوئے کافی وقت لگے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ اسے میڈیسن دو اور گرمائش بھی۔ میں کیسے؟ یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے متسم۔ فی الحال تم یہی کرو، ابھی کے لیے یہی ایک طریقہ ہے، تم ابھی کے لیے یہی کرو، کوشش کرو اس کا بخار کم ہو جائے، مزید نہ بڑھے۔ میری بہن ہے، میں اسے فون کرتا ہوں، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر دے۔ اس کے فون رکھتے ہی اس نے اپنے ماتھے سے سلایا اور بیڈ پر بہار میں تپتی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر متسم نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے اس کے گال سلائے۔ وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنی لماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واپس اس کے قریب آ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی، لیکن پھر بھی باہر لگی لائٹ کی وجہ سے کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جس سے کچھ زیادہ نہ صحیح لیکن بیڈ پر لیٹی پریشا کا چہرہ اور گردن دکھ رہا تھا، کیونکہ وہ روشنی سیدھا بیڈ پر پڑ دی۔ متسم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کے گیلے کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ اس کی شرٹ پریشا کے لیے کافی بڑھ تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے پریشا کے گردن پر پڑی۔ آخر کب تک وہ ضبط کرتا رہتا؟ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے لبوں پر جھک گیا، لیکن جلدی انہیں آزاد کر کے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے تولیے سے اس کے گیلے بال خشک کیے، مشکل سے صحیح اسے میڈیسن کھلا دی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے ہوٹل میں ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا تھا۔ بارش اب پہلے سے کم ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بھی آ چکی تھی، جو اس کا ٹریٹمنٹ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں کا خیال آیا، وہ وہی گیلے کپڑے پہنے گھوم رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے بیڈ شیٹ اتاری، کیونکہ پریشا کے گیلے کپڑوں کی وجہ سے وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ پھر اپنے کپڑے چینج کر کے اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں باندھ لیا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر دونوں پر کمبل ڈال دیا۔ اس کے قریب آتے ہی پریشا مزید اس کے قریب ہو گئی۔ متسم کے وجود کی گرمائش سے اسے سکون مل رہا تھا، وہ اس وقت دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑے، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وہ جسے اپنا عشق سمجھتا تھا، آج احساس ہوا وہ تو عشق سے بھی کہیں زیادہ بن چکی ہے۔ اس کی اس حالت میں یہ چند گھنٹے اس نے کس طرح سے گزارے ہیں، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی باہوں میں موجود یہ لڑکی اس کے لیے کیا ہے، بس یہ پتا تھا کہ اس کے بنا متسم شاہ ادھورا ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی اس نے پورے کمرے میں دیکھا، وہ اس وقت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے رات کا منظر یاد کرنا چاہا، جہاں بس اتنا یاد تھا کہ وہ ہوٹل سے نکل گئی تھی اور بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شاید کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا یا کچھ اور۔ ذہن پر زور ڈال کر وہ رات کا منظر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہ تب بھی اپنے وجود پر پہنے متسم کے کپڑوں پر گئی۔ پل بھر میں اس کا دل گھبرا گیا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے یہ سوٹ کہاں پہنا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھول کر متسم باہر نکلا۔ اپنے گیلے بال وہ تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ اس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رات کو؟ ہاں رات کو۔ میں نے تمہارے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟
तुम इतनी ना समझ तो नहीं हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा बाहर बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो मैंने बस वही किया जो मुझे डाटा ने करने के लिए कहा। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर मासूमियत से कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर पीछे का तो जैसे सांस ही रुक चुका था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंसू उसकी आंखों से तेजी से बहने लगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। वह बाकायदा तेज आवाज में रो रही थी। परी, मेरी बात सुनो। उसके करीब आकर मुतसिम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अपने हाथ चलाती वो उसे खुद से दूर करने लगे, जबकि रोने में अब इजाफा हो चुका था। दूर रहो मुझसे, प्लीज दूर रहो तुम। उसके चीखने पर मुतसिम ने साथी से उसके दोनों हाथ कमर से लगाकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। प्रीशे, अब एक लफ्ज मत करना और रोना मत बंद करो। कौन सा जुल्म किया है मैंने तुम्हारे ऊपर जो ये रोना धोना मचा रही हो? शोहर हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि जो भी करूंगा तुम्हारी इजाजत से करूंगा? और मुतसिम शाह अपनी बात से नहीं मुकरता, जो बात कहता है उसे पूरा करता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सारी रात बस तुम्हारे करीब रहा ताकि तुम्हें गर्मी दे सकूं, और तुम्हारे गीले कपड़े बदलने वाले थे, वो भी अंधेरे में। ऐसा इंसान नहीं हूं जो मैं तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाता। अगर मुझे कुछ करना होता तो तुम्हारे पूरे होश हवास में भी कर लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं मुंतजिर हूँ तुम्हारी इजाजत का। उसे बेड पर दिखा देकर वो कमरे से चला गया, जब उसकी सारी बातें सुनकर वो अपना रोना भूल चुके थे। उसके हजार बार मिन्नत करने पर आज वो अपना रोमांस मूड ऑफ करके उसे घुमाने लाया था, जहां पर सबसे पहले वो उसे डिओडन वाटरफॉल लेकर आया था। उसे वहां पर जाकर कितना एंजॉय किया था ये उसे पूछने की जरूरत ना थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी इस बात का साफ पता दे रही थी कि घुमाने के बाद उसे लेकर रेस्टोरेंट चला गया। असीम ने 3 से 4 डिशेस मंगवाई थी, लेकिन हर डिश को देखते ही उसकी बीवी का मुंह बन गया। कस्बा, खाना खाओ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं घर जाकर खुद बनाकर खाऊंगी। मैं तुम्हें किसी और रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ, लेकिन घर जाकर तुम कुछ नहीं बनाओगे। घर जाकर तुम बस मेरे पास मेरी बाहों में रहोगे। उसके कहने पर कस्बा के गाल दह चुके थे, जिन्हें वो बड़ी फुर्सत से देख रहा था। मुझे क्यों देख रहे हो? खाना खाएं और कुछ और ऑर्डर करें। उसके कहने पर भी जब असीम ने उस पर से नजर नहीं हटाई तो उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो दोनों इस वक्त इस्लामाबाद के सैनिटरस मॉल में आए हुए थे, जहाँ पर आयरा कुछ कितना कुछ खरीद चुकी थी, और फिर भी उसे अपनी की हुई शॉपिंग कम लग रही है। आयरा, और कितनी चीजें लेनी है? रुक जाएं, अभी मेरी शॉपिंग रहती है। अभी मैंने अम्मा साई और परी के लिए कुछ भी नहीं लिया, उनके लिए भी लेनी है, और अब आप अपना मुंह बांध रखे। 3 दफा मुझे टोक चुकी हैं। आपका क्या जा रहा है? जो भी ले रही हूँ अपने शोहर की कमाई से ले रही हूँ। उसे नाक चढ़ाकर कहा। शोहर की कमाई से क्यों ले रही हो? क्योंकि उनकी हर चीज पर मेरा हक है। इस तरह तुम्हारे शोहर का भी तुम पर हक है, वो भूल गई हो? आयरा ने अपनी आंखें जोर से मिचली। वो फिर बात का रूह अपने मतलब की तरफ ले आया था। आप मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? जाकर वहां पर सर पर सुकून से खड़े हो जाए। हाय, सर पर खड़े होने से भला किस बेवकूफ को सुकून मिलता है? मेरे लिहाज से सुकून की जगह तो बीवी की बाहें होती हैं। उसके बेबाकी से कहने पर आयरा शॉप से निकल गई थी, जबकि मुस्कुराते हुए वो भी उसके पीछे चला गया। आपको पता है ये मेरी फेवरेट डिश है, उसने चाउमीन आलम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आज सारा खाना उसने अपने पसंद का ऑर्डर किया था, जिसमें कुछ भी आलम को पसंद नहीं आता, लेकिन वो खामोशी से खा रहा था। अलबत्ता उसके चेहरे के साथ अंदर का हाथ साफ बता रहे थे। वो शहर बहुत कम आता, खाना भी ज्यादा देसी खाता था, इसलिए आयरा को पता नहीं था कि उसे अपने खानों के अलावा किसी और डिश का नाम पता होंगे, लेकिन उसे हर डिश का नाम पता था। ये सब खाती हो जब भी तो तुम्हारा ये हाल हो रहा है। क्या हाल है मेरा? उसने आंखें छोटी करके उसको घूरा। खुद देखो अपने आप को, इतनी सुखी हो तुम। कभी भी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि तुम्हारा वजूद मुझे बर्दाश्त कैसे करेगा। कुछ तो ख्याल करें, हम पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं। मैंने कौन सा गुस्ताखी कर दिया जो तुम इतनी लाल गुलाबी हो रही है? चलो खाना खाओ। उसके हाल को एंजॉय करते हुए खुद खाना खाने लग गया था। सारा दिन वो कमरे से बाहर ना निकली थी। अपने कहे हुए लफ्जों को याद करके वो काफी शर्मिंदा हो रही थी। हाँ, इसीलिए तो तुमने मुझसे निकाह किया था ना। शाह इंडस्ट्री का मालिक मुतसिम शाह भला मुझसे शादी क्यों करेगा? एक पल में मोहब्बत होगी इसलिए नहीं। मैं मानती इस सबको कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे निकाह इसलिए किया था ताकि निकाह के आड़ में तुम अपनी हवस पूरी कर सको। खुद का बहुत पहले मुतसिम को कहा गया जुमला उसके कान में गूंजा और वो मजीद शर्मिंदा हो गई। पहले भी उसने यही सब कहा था और आज भी यही कह दिया। प्रीशे, अगर उसे तुम्हारे वजूद की चाह होती तो आज तक तुम्हारी इजाजत की जरूरत में क्यों बैठा होता? नाकाम में हो तुम उसके। अगर उसे ये सब करना होता तो ये उसके लिए कोई मुश्किल तो ना थे। तुम एक कमजोर लड़की हो जिसका मुकाबला भी नहीं कर सकती हो।
پھر بھی وہ تمہیں وقت دے رہا ہے۔ زمین نے اسے ملامت کری۔ اپنے کہے لفظ یاد کر کے اسے بہت ہی برا لگا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ڈور بیل بجی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آنے والا متسم ہی ہوگا جو اپنے آفس میں گیا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ کھولتے ہی وہ بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ اپنا بریف کیس اور کوٹ اتار کر اسے صوفے پر پھینکا۔ دوائی کھا لی تھی تم نے؟ اسے پیچھے کی طرف دیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جس پر اس نے اپنی گردن ہاں میں ہلا دی۔ کھانا لگاؤں؟ بھوک نہیں ہے۔ ٹائی کی ناٹ ٹیلی کر کے وہ وہاں سے جانے لگا جب اس نے پھر سے پکارا، میں نے تمہارے انتظام میں نہیں کھایا، میں نے سوچا ساتھ کھائیں گے۔ تم کھا لو، جب مجھے بھوک لگے گی میں کھا لوں گا۔ پریشا نے آج سے پہلے اسے اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں کھاتا تو نہیں کھائے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد خود سے بڑبڑا کر وہ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی، لیکن بھوک تو اس کی بھی اڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں متسم کی ناراضگی بری لگی تھی یا پھر اس کی محبت پر رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ اپنی کیفیت وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔